Good morning, students. I hope all of you are doing great. And we were टॉकिंग अबाउट सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था. तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एड्जॉर्प्शन के बारे में कुछ और चीज़ें स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट्स, एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग एंड अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एड्जॉर्प्शन. यानी जब किसी चीज़ के पार्टिकल्स किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, इस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन कहा जाता है. तो ये जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना जब भी होता है, यानी प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन व्हेनेवर टेक प्लेस, सो there is always evolution of heat. यानी heat is always evolved during the process of adsorption. ठीक है, तो उस heat को क्या कहा जाता है? It is known as enthalpy या simply heat of adsorption. Let us first of all define it. ये क्या चीज है? It is defined as the amount of heat energy evolved when 1 mole of adsorbate is adsorbed on surface of adsorbent. एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जब 1 मोल एड्जॉर्बेट एड्सॉर्ब होता है, तो जो भी अमाउंट हीट एनर्जी की इवॉल्व होगी, दैट इज नोन एज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. किलो जूल पर मोल आर दी यूनिट्स. ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और भी बनता है कि एक्सप्लेन वाई हीट इज ऑलवेज इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन वाई एड्सॉर्प्शन is always exothermic. ठीक है, तो पहले तो मैं यही चीज़ आपको जो है लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगी, एंड देन वी कैन हैव इट बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से भी इसी चीज़ को एलैबोरेट करेंगे. सो फर्स्ट थिंग, व्हेन वी नो दैट कि एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि एक तरह की जो सरफेस है उसके ऊपर किसी और चीज़ के पार्टिकल्स आके क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. अट्रैक्ट होने के बाद इसकी सरफेस पे आके चिपक जाते हैं. ये होता है एड्जॉर्प्शन. ठीक है, तो जब एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये सरफेस है एड्जॉर्बेंट की, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं आने के लिए, पार्टिकल्स अट्रैक्ट होने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, या इनके बीच में जो सरफेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करेंगे, ताकि उनके बीच में जगह बनाई जा सके और वहाँ पर ये पार्टिकल्स अपने आप को फिट कर सकें. जब वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे या फिर जब वो अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, तो देयर इज लॉस ऑफ सरफेस एनर्जी, and that's why the heat which is rather actually evolved in the form of heat. ठीक है, और जिसको हम बोल देते हैं दी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन. अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे ये कैसे एक्सप्लेन हो सकता है कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से. ठीक है, तो ध्यान से सुने. As we all know that from Gibbs-Helmholtz equation, delta G is equal to delta H minus T delta S, where these terms are having their usual meaning. मैं फिर भी बता देती हूँ. Change in Gibbs free energy, change in enthalpy, T is for temperature, and this is change in entropy. ठीक है, अब देखें, we know that जो आपका एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है. यानी कि कोई भी चीज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो दूसरी चीज़ के पार्टिकल्स दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर अपने आप स्टिक करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, सो वी नो दैट एड्जॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, this implies that delta G must be नेगेटिव. ये हो गई आपकी फर्स्ट थिंग, पहली बात. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं. जब पार्टिकल्स
इधर उधर फैले हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है, और वो धीरे धीरे आके सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होने लग गए। तो यहाँ पर एंट्रोपी अगर हम S1 कहते हैं, और यहाँ पर अगर हम पार्टिकल्स को जो चिपक चुके हैं इनकी एंट्रोपी की बात करें, फाइनल एंट्रोपी S2 अगर कहते हैं, तो अगर आप ये चीज़ देख सको बच्चों, कहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा है, जब ये फैले हुए थे, S1 वॉज मोर, ठीक है। और जो आपकी फाइनल एंट्रोपी है, क्योंकि पार्टिकल अब एक खास जगह पर आके बैठ गए हैं, चिपक गए हैं, तो वो एंट्रोपी पहले से कम हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो S2 माइनस S1 है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर S1, क्योंकि S2 से ज़्यादा है, ये चीज़ आप यहाँ से देख रहे हो ना, बिकॉज S1 इज मोर देन, इनिशियल एंट्रोपी इज मोर देन फाइनल एंट्रोपी। तो S2 माइनस S1 करेंगे अगर, यानी डेल्टा S अगर हम निकालेंगे, वो क्वांटिटी क्या आ रही है बच्चों, नेगेटिव आएगी। अब देखेंगे दोनों चीज़ें, पुटिंग दीज टू थिंग्स इन इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा S आपका नेगेटिव है, यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, और डेल्टा G को नेगेटिव बनाना ही बनाना है, क्योंकि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा H मस्ट बी नेगेटिव, ऑल्सो डेल्टा H मस्ट बी ग्रेटर देन T डेल्टा S, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इससे ज़्यादा भी होनी चाहिए, और ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव भी होनी चाहिए। नेगेटिव होने का मतलब यही हो गया, इट इम्प्लाइज दैट द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट इवॉल्व होगी। तो ये प्रूव हो गया दैट द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आपको अगर ये क्वेश्चन कभी आता है, पूछा जाता है कि एक्सप्लेन वाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। पहले गिब्स एंड मोल्ड्स इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि जो एंट्रोपी है डेल्टा S है, या पहले डेल्टा G के बारे में बात कर सकते हैं कि डेल्टा G नेगेटिव होगा क्योंकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। दूसरी बात कहेंगे कि डेल्टा S भी नेगेटिव है क्योंकि फाइनल एंट्रोपी आपकी इनिशियल एंट्रोपी से कम है। और फिर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है कि डेल्टा H की वैल्यू T डेल्टा S से ज़्यादा हो, और साथ ही साथ डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव भी हो, यानी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सॉरी एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। हमने एक तरह के टाइप को डिस्कस किया था, वो स्पेसिफिकली था इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हम एड्सॉर्प्शन डिस्कस करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन बेसिस ऑफ force of attraction, ठीक है, between adsorbate and adsorbent. So there are two type of adsorption everyone. One is known as physical adsorption, or also called as physiosorption, ठीक है, and another one is known as केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। तो एज द नेम देमसेल्व्स आर सजेस्टिंग, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन adsorbate and adsorbent. Adsorbent was the surface, adsorbate were the particles, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है, इज फिजिकल इन नेचर। फिजिकल का मतलब है मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जैसे कि आपकी डाइपोल फोर्स हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। या फिर वेंडर वॉल फोर्सेस हो सकती हैं। तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगी बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। और वही इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन व्हाट इज देयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इज केमिकल इन नेचर, इज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो आप फिजिकल फोर्सेस हैं, तो इसीलिए जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है दैट इज
रिवर्सिबल, यानी कि पार्टिकल्स जब सरफेस पे चिपक जाते हैं तो उनको आसानी से हटाया भी जा सकता है, डिसॉर्प्शन किया जा सकता है। लेकिन केमिकल जो प्रोसेसेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल नहीं होते, और केमिकल ऑप्शन भी रिवर्सिबल नहीं है। दिस इज इररिवर्सिबल। ठीक है। देन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वहां पर जिस हम हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे थे, हैज लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, लगभग 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही रिलीज होती है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन की, तो उसके अंदर हाई हीट of adsorption is there from 40 to 200 किलोजूल पर मोल तक एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, नो सरफेस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन की केस में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना है, यानी केमिकल चेंज हुआ है, कुछ नया बना है, तो वो क्योंकि सरफेस पे बन रहा है तो इसलिए हम उसको सरफेस प्रोडक्ट कह रहे हैं। वैसे नॉर्मल प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो, सरफेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फाइन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक। अब ये क्या चीज है? नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? मतलब जैसे अगर हम चौक की ही बात करते हैं, चौक के जो पार्टिकल्स हैं जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो सिर्फ क्या बोर्ड पे ही दिखते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ टीचर्स जब बोर्ड पे लिख रहे होते हैं तो उनके हाथों पे भी चौक लग जाता है, उनके कपड़ों पे भी चौक लग जाता है। ठीक है। और आप लोग एक दूसरे के साथ जब क्लास में मजाक कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग विद चौक और समथिंग, तो आप एक दूसरे के शर्ट्स पे, ट्राउजर्स पे, ब्लेजर्स पे भी चौक के इंप्रेशंस छोड़ देते हैं। So whatever the surface is, chalk will stick to every surface. Similar happens with the gases also. Gases जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खास तरह की सरफेस पे ये एड्सॉर्ब होती हैं, हर सरफेस पे गैसेस के पार्टिकल्स आके चिपक जाते हैं। ठीक है। जैसे आप वाटर वेपर का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वाटर वेपर भी हर सरफेस पे आके स्टिक कर जाते हैं। दीज आर लाइक एग्जाम्पल्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग आर वेरी मच रिलेटेड आर टू आर डेली लाइफ्स। ओके। तो ये जो हर तरह की एड्सॉर्प्शन जितनी भी हमने अभी तक बात करी वो क्या थी? नॉन स्पेसिफिक, यानी सरफेस कुछ भी हो, पार्टिकल कुछ भी हो, चिपक जाएंगे आके, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर। हर जगह केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए खास तरह की सरफेस होनी चाहिए, खास तरह का आपका पार्टिकल होना चाहिए, तभी उनके बीच में क्या होगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो पाएगी। सो दैट इज हाईली स्पेसिफिक। देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड का मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ। और वहीं जो केमिकल है वो है यूनी लेयर्ड। अब ये चीज आप समझे ध्यान से। जैसे सपोज ये आपका कोई एड्सॉर्बेंट है, उसकी सरफेस है, ठीक है, और हमें पार्टिकल्स की बात करने, तो पार्टिकल जब आके यहाँ पर ऐसे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, व्हेन दे आर स्टार्टेड एड्सॉर्बिंग ऑन द सरफेस, तो दिस इज द फर्स्ट लेयर। जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा ना तो पार्टिकल्स ऊपर 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 और भी चिपकते रहेंगे, जहां तक उनकी कैपेसिटी होगी ज्वाइन करने की, चिपकने की। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहेंगे, चिपकते रहेंगे और बहुत सारी लेयर्स बन जाएंगी। इसको कहा जाता है मल्टी लेयर्ड। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मल्टी लेयर्ड। ठीक है। तो दिस वॉज मल्टी लेयर्ड। और वहीं यूनी लेयर्ड का मतलब है सिंगल लेयर। अब सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में जब बॉन्ड बनना है तो फिर वो एक ही लेयर के साथ हो सकता है। इसके ऊपर जब पार्टिकल्स चढ़ते जाएंगे तो वो इस क्योंकि सरफेस के साथ तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि अगर वो सरफेस के साथ जुड़ ही नहीं रहे तो उनके साथ केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर सकते। सो इन दिस वे the chemical adsorption is single layered or unilayered, whereas physical adsorption is multi layered. ठीक है। then the next difference is the effect of temperature. physical adsorption में जो rate of adsorption है decreases with increase in temperature.
कुछ इस तरीके से हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिखें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और यहाँ पर हम टेम्परेचर प्लॉट करें, तो व्हाट इज फाउंड दैट कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फर्स्ट increases with increase in temperature and then start decreasing। यानी दो तरह की चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए कैसे होगा, ग्राफिकली वी कैन शो इट लाइक दिस। यहाँ पर फिर से हमने रेट ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, पहले बढ़ता है और उसके बाद में फिर कम होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ साथ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और फिर एक पॉइंट आने के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर योर केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। बट लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट्स, कि आपने ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, लेकिन ये आपने जो प्रिपेयर करना है ना, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर प्रिपेयर करना है। जैसे ऐसा भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या स्पेसिफिसिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स फॉर्म्ड, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस तरीके से कोई स्पेसिफिक पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो आपने सारे के सारे पॉइंट्स को स्टडी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह सकती आपको कि आप इनमें से सिर्फ 2 पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सभी पॉइंट्स को देखना है। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यू like changes in the pattern now. Okay, so we have to go for each and every point of difference. Understood? तो ये थे types of adsorption. अब types of adsorption के बाद let us now discuss about the factors affecting rate of adsorption. कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लेट अस राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट सरफेस, एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स, ठीक है। पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं गैसेस की, तो गैसेस भी आप लिख सकते हो, नेचर ऑफ गैसेस, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया, देन एक्टिवेशन, नेक्स्ट इज टेम्परेचर, एंड द लास्ट वन इज प्रेशर। तो ये बच्चों 6 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। एक चीज़ और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब हम एड्जॉर्प्शन का रेट मेजर करते हैं तो उस रेट को हम x/m से रिप्रेजेंट करते हैं। x/m जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें x है द मास ऑफ गैस विच इज एड्जॉर्ब्ड, और m है द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ओनली अ सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो कोई भी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आपको जब भी रिप्रेजेंट करना है आपको x/m लिखना है। इसमें x और m को अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ x/m पता होना चाहिए। व्हाट इज x/m? इट इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। नाउ लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट थिंग, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। तो जो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट है वो कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, गैसेस का नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी कि कम एड्जॉर्ब होगी। ये डिपेंड करेगा उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे। लिक्विफिकेशन यानी उसको, गैस को आप कितनी जल्दी लिक्विड बना सकते हो। तो जिस गैस को हम जितनी जल्दी लिक्विड बना सकते हैं उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा
उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जिस गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं वही गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि गैस आसानी से लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से पता चलेगा। तो आप ये कहोगे कि क्या हम सबके क्रिटिकल टेम्परेचर याद रखें? जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो गैसेस के बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 25 डिग्री है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों में से कौन सी गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब है? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन अगर नहीं दिया तो आप उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखोगे। जैसे सपोज अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ कौन सी है? डाइपोल डाइपोल। तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है? अमोनिया की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, और गैस को जितनी जल्दी लिक्विड बना सकते हैं उतना ही जल्दी उसको एड्जॉर्ब भी करा सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इस वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगी एक और पॉइंट क्लियर करके, और वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल एड्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है, कि यानी कि क्योंकि वहां पे वो स्पेसिफिक होती है, बॉन्ड बनाने के लिए सरफेस का होना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इन द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इट इज ओनली यूजफुल, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। सिर्फ और सिर्फ केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में ये सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इसका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है। ठीक है, क्लियर? सो इन दिस वीडियो ओनली दीज टू, रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।